हे दोस्तों, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। इस वीडियो में मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टिप या एडवाइस नहीं है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में, एनएसटीएल के बारे में डिस्कस करेंगे। 40% तक का मूव हमें मिल चुका है ऑलरेडी आईपीओ के बाद, तो क्या अभी हमें अलर्ट रहना चाहिए वो भी समझेंगे। आइनॉक्स विंड के अंदर बिना वजह लगातार क्यों गिरावट हो रही है उसको भी जानेंगे। जीआरएसी के Q1 के नंबर्स आ चुके हैं। वारी एंड प्रीमियर अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी मूव क्यों नहीं हो रहा है वो भी समझेंगे। तो जीआरएसी के नंबर कुछ ऐसे हैं, जैसे कि कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू है वो 1010 करोड़ से बढ़ के 1310 करोड़ हो जाता है। तो ईयरली वाइज यहाँ पे 30% की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे एक प्रकार से हमें ड्रॉप नजर आता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेटर है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो देखिए ईयरली वाइज कंपनी की जो मार्जिन 6% है वो बढ़ के 9% हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। एंड अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी का 87 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो जाता है 120 करोड़ का। तो प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हुआ है एंड रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, बट क्वार्टरली जो नंबर्स है कंपनी के वो हमें काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से स्टॉक अभी भी थोड़ा बहुत प्रेशर में हमें नज़र आ रहा है। वहीं इस रिजल्ट्स की वजह से कंपनी का जो पी रेशियो है उसके अंदर थोड़ी गिरावट हुई है। 51 का अभी के टाइम कंपनी का पी रेशियो हो चुका है। सो गाइस, आगे हम डिस्कस करते हैं एनएसडीएल कंपनी के बारे में। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई चार्ट में क्या दिख रहा है, चार्ट क्या बता रहा है। देखिए, आईपीओ आया है 2 दिन हुआ है, 2 दिन में कोई चार्ट यहाँ पे नहीं दिखता है। नॉर्मली यहाँ पे कोई भी जब आईपीओ आता है तो उसके जो लेवल्स होते हैं, जो भी यहाँ पर व्यू होता है वो डिपेंड करता है उसके वैल्यूएशन पे। अभी के टाइम यहाँ पे एनएसडीएल को यहाँ पे वैल्यू जो मिल रही है वो क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आईपीओ जो है वो यहाँ पे सीडीएसएल से सस्ता था। दूसरी बात कि इसका लिस्टिंग गेन जो था वो इतना ज़्यादा मिला नहीं। अगर एनएसडीएल जो है 40% अगर ऑलरेडी यहाँ पर लिस्टिंग गेन दे देता तो फिर लिस्ट होते ही एनएसडीएल या तो सेलिंग आ जाती या फिर कंसोलिडेशन में चला जाता। तो वही अभी के टाइम एनएसडीएल में कहीं न कहीं मेरा व्यू हो सकता है। देखिए, एनएसडीएल अभी की जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पे 1300 के लेवल्स पे, आज भी 15% तक का मूव हमें देखने को मिला है। सीडीएसएल जैसा सेम इसका बिज़नेस है। अगर मैं बताऊँ लॉन्ग टर्म ग्रोथ की, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, अभी के टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट में 10% लोगों के डीमैट अकाउंट हैं, उसमें से एक्टिव की बात की जाए तो 3-4% लोग एक्टिव है। मतलब जो एंड डेली बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मतलब 3-4% लोग मार्केट में एक्टिव है। अगर आने वाले टाइम में ये नंबर्स इंक्रीज होते हैं, जैसे मान लो कि 4% अभी एक्टिव है, यही मान लो 20% 30% इन फ्यूचर होते हैं, तो इनका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। तो वही सेम चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ कि आने वाले टाइम में जैसे ही इंडिया की इकोनॉमी जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे ही इनका बिजनेस भी ग्रो होगा, क्योंकि अभी के टाइम अगर आप देखेंगे तो जो एजुकेटेड लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। एंड उसी बेस पे यहाँ पर जो है जैसे-जैसे आने वाले टाइम में लोगों को जानकारी होगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो इनका भी बिज़नेस जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस होगी, उतना ही ज़्यादा सीडीएसएल एंड एनएसडीएल को बेनिफिट होगा। तो लॉन्ग टर्म इसका जो विज़न है वो तो ऑलमोस्ट क्लियर दिख ही रहा है, बट शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो हमें ये नज़र आ रहा है कि अभी के टाइम इसका जो पी रेशियो है वो हो चुका है 80 का। ठीक है? सेक्टर का पी कितना है 54 का। तो अभी इसका जब आईपीओ आया था तो पी रेशियो था 50 का। अभी इसका पी हो चुका है 80 का, सेक्टर से भी ज़्यादा हो चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो ऑलरेडी इस सेगमेंट में पहले से जो कंपनी अपने पैर जमा चुकी है और जिसका बिज़नेस ऑलरेडी बड़े लेवल पे है, तो ये कंपनी अभी उससे भी थोड़ी बहुत महँगी हो चुकी है। सीडीएसएल का पी था 66 का, इसका हो चुका है 80 का। तो कहीं न कहीं अगर नज़रिया शॉर्ट टर्म है, तो एनएसडीएल में अभी के टाइम में तो जो भी अपना प्रॉफ़िट्स है, उसको कहीं न कहीं बुक करने की कोशिश करूँगा। एनएसडीएल में मैं अपने प्रॉफ़िट्स को कहीं न कहीं लेने की कोशिश करूँगा। और अगर मैं बात करूँ कंपनी के नंबर्स की, तो नंबर्स नॉर्मली हमें बेटर देखने को मिल रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, साथ ही साथ प्रॉफ़िट्स भी बढ़ रहे हैं। ये अच्छी खबर है लॉन्ग टर्म वालों के लिए, बट नंबर्स को देख के अगर आप शॉर्ट टर्म में आकर्षित हो रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए गलत है, ठीक है? अगर लॉन्ग टर्म नज़रिया है, तो नंबर्स आपको आकर्षित कर सकते हैं। रिजर्व्स की बात की जाए ऑल टाइम हाई पे हैं, बाकी अगर मैं एसेट्स की बात करूँ तो वो भी ऑल टाइम हाई पे कंपनी के एसेट्स हैं। तो नंबर्स ओवरऑल ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो डीआई के पास 44%, एफआईज के पास 15%, पब्लिक के पास होल्डिंग ज़्यादा है 40%। तो सिंपल सी चीज़ें एनएसडीएल में मैंने एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे लिया है। तो नॉर्मली यहाँ पे मैं अगर मेरा नज़रिया शॉर्ट टर्म है तो मैं कहीं ना कहीं बुक करने की कोशिश करूँगा। अगर मेरा नज़रिया भी मिड टर्म है तो भी मैं कहीं ना कहीं बुक करने की कोशिश करूँगा। अगर मैंने फ्रेश एंट्री ली हुई है तो भी मैं कहीं न कहीं बुक करने की कोशिश करूँगा। एंड यहाँ पे मेरा जो फ्रेश एंट्री का व्यू है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं तेज़ी को देख के ऐड कर रहे हैं। तो फ्रेश एंट्री का जो व्यू है वो मेरा यहाँ पर 0 है, ठीक है?
तो अभी आप आगे खुद डिसाइड कर सकते हो, मैंने तो ऑलमोस्ट आपके साथ व्यू अपना शेयर कर ही दिया है। सो गाइस आगे बात कर लेते हैं आइनॉक्स विंड कंपनी के बारे में। आइनॉक्स विंड की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्या इसका बिज़नेस फेल है? क्या यहाँ पे ये डूबने वाला है? तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पूरे मार्केट में हमें सेल ऑफ होते हुए नज़र आ रहा है और आइनॉक्स विंड जो कंपनी है वो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल है। तो स्मॉल कैप में जिस हिसाब से कंटिन्यू सेलिंग हो रही है, तो इसमें भी हमें कंटिन्यू सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आइनॉक्स का जो बिज़नेस है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सुज़लॉन के लेवल तक का ही आप समझ सकते हो। इसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ है और सुज़लॉन का इससे 3 गुना, ठीक है? इसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ है, सुज़लॉन का इससे काफ़ी ज़्यादा है। देन सुज़लॉन की ऑर्डर बुक जो है वो कितनी 6 गीगावाट की है, तो इसकी यहाँ पे 3 गीगावाट तक हमें इसकी ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है। तो मतलब वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, ऑर्डर बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आइनॉक्स विंड का यहाँ पर ऑर्डर बुक भी बेटर है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर आइनॉक्स विंड एक बड़े ग्रुप से है, आइनॉक्स जीएफएल ग्रुप से है, जहाँ पे गुजरात फ्लोरोकेमिकल जैसी भी 40,000 करोड़ की बड़ी कंपनी भी यहाँ पर इनके ग्रुप की कंपनी है। तो ओवरऑल यहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हाँ भाई डरने जैसा माहौल। नॉर्मली मेरा व्यू तो यही है कि राइट इश्यू प्लस मार्केट में सेलिंग, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आइनॉक्स विंड के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो पड़ रहा है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका जो पी रेशियो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। 54 का पी रेशियो आ चुका है और उसी के साथ-साथ 54 का है सेक्टर का पी। मतलब जो सेक्टर का पी था वो अभी इसका पी हो चुका है। डेट यहाँ पे काफ़ी कम है, 0.3 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम कंपनी के ऊपर डेट है। सबसे बड़ी बात ये है कि रेवेन्यू कंटिन्यू कंपनी के बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि किस स्पीड से यहाँ पे रेवेन्यू जंप कर रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपनी के मार्जिन्स, तो पहले नेगेटिव में थे, वो अभी अच्छे प्लस में है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स, पहले लॉस में थी कंपनी, अभी प्लस में है। कंपनी के नंबर्स भी आने वाले हैं, तो Q1 के नंबर्स, मेरा मानना यह है कि Q1 के नंबर्स के बाद इसमें एक राइट डायरेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे है और डेट यहाँ पे कंटिन्यू कम हो रहा है और कंपनी का कहना है इनका जो मर्जर हुआ है, मर्जर की वजह से यहाँ पे इनका डेट जो है वो और कम होने की पोटेंशियल है, ये कंपनी का कहना है। तो अगर डेट यहाँ पे क्लियर हो जाता है, तो फिर कंपनी का यहाँ पे जो ईयरली वाइज़ जो ये पैसा लग रहा है 150 करोड़ के आसपास, ये नहीं लगेगा एंड ये डायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर कहीं न कहीं ऐड होते हुए नज़र आएगा। तो ओवरऑल चीज़ें कहीं न कहीं सही दिख रही है, एसेट्स भी कंपनी के हमें इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरा व्यू कहीं न कहीं आइनॉक्स को लेके थोड़ा-सा सही है। वारी की बात की जाए, प्रेशर थोड़ा-सा दिख रहा है बट अभी भी एक अच्छे स्तर पे कंपनी खड़ी है। मार्केट के प्रेशर है बट उस उतना इम्पैक्ट जो है वो वारी के ऊपर पड़ते हुए नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे एफआईज़ प्रोमोटर्स की होल्डिंग, डीएस की होल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है, पब्लिक को निकाला जा रहा है, मतलब कुछ बड़ा गेम हो सकता है। बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट हो रही है, अगर आप देखेंगे तो रिजर्व्स बढ़ चुका है, डेट इतना ज़्यादा है नहीं और एसेट्स भी कंपनी के यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेस देखेंगे तो एक अच्छे स्तर पे हमें देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली वाइज़ भी अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ऑल टाइम हाई पे हैं, प्रॉफिट्स की बात करूँ वो भी ऑल टाइम हाई पे। नंबर्स अच्छे हैं, इसका इम्पैक्ट आज नहीं तो कल हमें पड़ते हुए नज़र आएगा, तो ये गिरावट आप समझ सकते हो, मेरा मतलब कि गिरावट को हम किस रूप में मान सकते हैं। स्टॉक का पी है 39 और सेक्टर का पी है यहाँ पे 39, ऑलमोस्ट ये एक बड़ी कंपनी है अपने सेक्टर की। बट आरओसी आरओई से आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा व्यू यहाँ पर क्या है। तो वारी में यही है कि इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल बनाने वाली, सोलर मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनी और इसके कस्टमर जिस हिसाब से है, अदानी है, टाटा है एंड और भी यहाँ पर कस्टमर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिंदल, जेएसडब्ल्यू। तो उसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं वारी का जो बिज़नेस है, वो फ्यूचरिस्टिक कहीं न कहीं लग रहा है। तो मेरे हिसाब से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस आगे बात करेंगे प्रीमियर कंपनी के बारे में। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पब्लिक को ऑलमोस्ट निकाल दिया है, अगर आप देखेंगे तो 25% होल्डिंग थी, अब यहाँ पे 17% रह चुकी है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एफआईज़ की होल्डिंग एक अच्छे स्तर पे है, डीआईज़ की होल्डिंग एक अच्छे स्तर पे है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, साथ ही साथ फंडामेंटल्स ग्रो की है। रिजर्व्स 200 करोड़ से 2700 करोड़, बोरोविंग्स है बट कंपनी के एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं 6800 करोड़ के। साथ ही साथ अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात करूँ तो रेवेन्यू इसका ऑल टाइम हाई पे है एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कंपनी के मार्जिन्स तो एक अच्छे स्तर पे है और प्रॉफिट्स भी कंपनी के यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे, जिससे कंपनी में थोड़ी बहुत मजबूती हमें दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका भी वारी के जैसा ही पी रेशियो है। पी रेशियो में यहाँ पर कंपनी अच्छे खासे स्तर पे है और डेट भी कंपनी के ऊपर कम है।
नॉर्मली यहाँ पे वारी एंड प्रीमियर दोनों ठीक है और बड़े स्तर पे कंसोलिडेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो जब भी मार्केट थोड़ा-सा भी सेटलमेंट लेता है, तो इनमें मोमेंटम की पॉसिबिलिटीज़ बनती है। अब मार्केट में सेटलमेंट कब होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा मानना ये है कि मे बी निफ्टी एंड मिड कैप इंडेक्स यहाँ से 2% 2.5% का एक करेक्शन के बाद मोमेंटम के लिए रेडी हो सकते हैं। आपका क्या व्यू है मार्केट को लेके मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हालाँकि मेरी तरफ से कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट प्रोवाइड एनी स्टॉक मार्केट टिप्स। आई एम नॉट प्रोवाइड। थैंक यू।